पिछली कक्षा में हमने हीट बजट, ऊष्मा बजट के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने जाना था कि पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊष्मा इंसोलेशन जो सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है, उससे वायुमंडल तथा धरातल के तापमान पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, उसका वितरण कैसा होता है, क्या वह सारी ऊष्मा अवशोषित कर लेता है या वापस भी लौटाता है। तो इसमें इसी कड़ी के अंतर्गत हमने जो इसी कड़ी की आगे जो हम जानना चाहेंगे वो है कि जो वायुमंडलीय तापमान है, वायु का जो तापमान वह कैसा होता है और किन चीज़ों से प्रभावित होता है। तो हमने देखा कि भाई सूर्य की जो है सीधी किरणें वह वायुमंडल पर जब पड़ती है तो वायुमंडल की गैसें उन सूर्य विकिरण का अवशोषण करती है। इसके अलावा परिचालन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, संवहन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण और कंडेंसेशन, संघनन, और इसके अलावा है एडियाबैटिक लैब स्टेट। यह कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ शब्द हैं जो जिनका विस्तार से अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि ये वायुमंडल से किस तरह से संबंधित है। तो प्रथम इस कड़ी के अंदर आता है सौर्य विकिरण का से जो है सीधा डायरेक्ट हीटिंग, मतलब प्रत्यक्ष सूर्यातप से वायुमंडल का गर्म होना। तो प्रत्यक्ष सूर्यातप से वायुमंडल का गर्म होना हमने ऊष्मा बजट के अंतर्गत पढ़ा था। हमने ये जाना था कि सूर्य से ऊर्जा का जो विकिरण है वह लघु तरंगों के रूप में होता है। वायुमंडल में स्थित ओजोन, जल वाष्प आदि जो गैसें हैं उसके द्वारा सौरिक ऊर्जा का 14% भाग अवशोषित कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, और इस 14% में से 7% जो है वो वायुमंडल के निचले 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ होता है। तो यह डायरेक्ट हीटिंग का प्रभाव है, प्रत्यक्ष सूर्यातप का प्रभाव है। दूसरा, वायुमंडलीय ताप जो है, हवा में जो तापमान है वो कैसे आता है, वो आता है कंडक्शन के द्वारा। जो कंडक्शन का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर हीट जब ट्रांसफ़र होती है तो उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। इसका उदाहरण है जब हम तवा जब चूल्हे पर रखते हैं तो हीट उसमें ट्रांसफ़र होती है। पहले लोहा गर्म होता है, लोहे से जो उस तवे के ऊपर जो रोटी रखी होती है वो उस पर से सिक जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ऊष्मा ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसको हम कंडक्शन बोलते हैं। वैसे इसी प्रकार से वायुमंडलीय जो गैसें हैं, वायुमंडल में जो हवा है, वायु है, वह जब सीधा संपर्क में आती है धरातल के, तो धरातल अगर उसमें कुछ तापमान है, अगर वो ठंडा है या अपेक्षित गर्म है, तो वायु पर भी उसी तरह से उसका प्रभाव पड़ेगा। वायु भी उसी अनुपात में अपने आप को ठंडा कर लेगी या गर्म कर लेगी। अगर दिन भर सूर्य तेज़ रूप से तप रहा है तो उससे धरातल से संपर्क में आने वाली हवा जो है वह भी गर्म हो जाएगी। तो ये कंडक्शन के माध्यम से होता है। तीसरा जो प्रकार है वह टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी कि पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण से तात्पर्य है कि जो ऊष्मा सूर्य के द्वारा या वायुमंडल के द्वारा धरातल ने ग्रहण कर लिए, पृथ्वी के धरातल ने ग्रहण कर लिए, वह दीर्घ तरंग के रूप में वापस लौटाई जाती है। तो लौटाने से पहले जो आवरण है वायुमंडल का, वह पहले उसके अंदर समाहित होती है और उसके बाद में शून्य की तरफ चली जाती है। लेकिन जो वायुमंडल है वह पहले इन दीर्घ तरंगों को अवशोषित करता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली जो मैंने सिखाया था कि सूर्य से पहले प्राप्त होती है शॉर्ट वेव रेडिएशन, मतलब लघु तरंग। उससे जितना तापमान वायुमंडल को ग्रहण नहीं होता है, उससे कई अधिक वायुमंडल तापमान जो पृथ्वी के द्वारा वापस लौटाई जाने वाली
दीर्घ तरंग के रूप में जो ऊष्मा है उससे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है और ज़्यादा वायुमंडल का तापमान जो है इस दीर्घ तरंग के कारण होता है। तो ये दीर्घ तरंग हमने देखा कि भाई कुल ऊष्मा बजट का 51% भाग जो है पृथ्वी एब्जॉर्व करती है, अवशोषित करती है, वह ट्रांसफ़र हो जाती है रेडिएशन के द्वारा, विकिरण के द्वारा। किस में? लॉन्ग वेव रेडिएशन जारी है तो विकिरण के द्वारा ये वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो ये एटमॉस्फेयर जो है हमारा, वायुमंडल जो है वो एक तरीके से कंबल के रूप में एक्ट करता है, कंबल के रूप में अपना रोल निभाता है। यह इन गैसों को अवशोषित करता है और बाहर जाने से रोकता है काफ़ी समय तक। ऐसा नहीं है हमेशा रोक लेगा, काफ़ी समय तक रोके रखता है। तो ये इससे हमारे वायुमंडल का तापमान बना रहता है एक कांस्टेंट। जिससे हमें एकदम से, मान लो अगर वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य के द्वारा जो प्राप्त हमारे विकिरण है वो वापस लौटा दी जाती है शून्य के अंदर, और हमारे वायुमंडल में जो जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर बना हुआ रहता है वह नहीं बना रहता, ठंडा हो जाता है एकदम से। जैसा कि हम देखते हैं कि जो मरुस्थलीय भाग है उसमें रात के समय में आसमान जब क्लियर होता है तो रात को टेम्परेचर शून्य से भी नीचे चले जाता है गर्मी के दिनों में। तो वही एक तरीके से है, वायुमंडल जो है कुछ जो गर्म हवा है, गर्म जो ऊष्मा है उसको रोके रखता है। तो ये इसको हम बोलते हैं हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउसेस हमने खेतों में भी देखे हैं, जहाँ पर हम लोग एक आवरण बना देते हैं पौधों के लिए। वो इसीलिए होता है कि वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर उसके ऊपर बना रहे। तो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का रोल है। चौथा जो आता है वो आता है कन्वेक्शन, संवहन। संवहन होता है जब एक द्रव्यमान का जो भाग है वो एक स्थान से, पदार्थ का जो द्रव्यमान है उसका जब संचलन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इस प्रक्रिया को हम संवहन कहते हैं। संवहन हम देखते हैं कि बादल बनने की प्रक्रिया, मतलब कन्वेक्शन मतलब जब धरातल, एक हवा की प्रॉपर्टी होती है, जो गर्म हवा होती है वह हल्की हो जाती है और वह धरातल से दूर जाने की चेष्टा करेगी, मतलब वो ऊंचाई पर उठने की कोशिश करेगी। तो ये कन्वेक्शन से होता है। अब दूसरा कन्वेक्शन होता है, मान लो एक ठंडा प्रदेश है और एक गर्म प्रदेश है, तो वहाँ से भी हवा, जो ठंडी हवा गर्म की तरफ जानी चाहिए और गर्म हवा जो है ठंडे की तरफ जाना चाहिए। ये भी कन्वेक्शन के द्वारा ही प्रक्रिया होती है। कन्वेक्शन मोस्टली हम यूज़ करते हैं टर्म जब गर्म हवा धरातल से ऊपर उठती है, क्योंकि वह हल्की होती है, तो इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। अब इस कन्वेक्शन के कारण जो पांचवा प्रक्रिया है, जो कंडेंसेशन होती है। कन्वेक्शन मतलब जो हल्की हवा है ऊपर उठ रही है। अब कंडेंसेशन का मतलब है अगर उस हवा के अंदर नमी है, नमी मतलब उसमें वाटर वेपर है, वाष्प है उसके अंदर, जो धरातल पर पानी के वाष्प में बदलने से होती है। तो ये जब हवा ऊपर उठती है तो हल्की हो जाती है और इसके अंदर एक जो गुप्त ऊष्मा होती है वो रिलीज हो जाती है, वो छोड़ दी जाती है, और छोड़ने के कारण जो है हवा के अंदर जो नमी है वो कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है। और संघनन से कारण जैसे हम बादल देखते हैं, फॉग देखते हैं, कोहरा, ये सब प्रक्रियाएं हमें देखने को मिलती है। इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। हवा में सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर्स, सस्पेंडेड सॉरी वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको हम संघनन बोलते हैं। तो बादलों की बनने की प्रक्रिया जो है संघनन के द्वारा होती है, और ये एक प्रकार का ऊष्मा का ट्रांसफ़र ही है। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही यह इस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। छठा आता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। एडियाबेटिक लैप्स रेट मतलब एडियाबेटिक विधि के द्वारा वायुमंडल का गर्म या ठंडा होना। एडियाबेटिक जो प्रक्रिया है उसमें हम एक नियम के अनुसार देखते हैं कि जो शुष्क हवा है वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर जब वो ऊपर उठती है धरातल से, तो धरातल से ऊपर उठने पर 10 डिग्री तापमान प्रति 1000 किलोमीटर उसका तापमान का ह्रास हो जाता है। जो ऊष्मा होती है वह इस दर से रिलीज हो जाती है उसके अंदर से। और जबकि अगर ये जब रिलीज हो जाती है तो उसके बाद में जो उसकी दर होती है वो कम हो जाती है। कम होने की दर जो है उसके बाद में क्या होता है, ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर की दर से ये इसका, इसमें ऊष्मा का लैप्स होता है, ऊष्मा का ह्रास होता है। और नॉर्मल सामान्य तरह ये होती है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। अभी आपको लग रहा होगा ये टर्म्स क्या है यार, क्यों है, तो इसको हम आगे जब वायुमंडलीय जो प्रक्रियाएं हैं उसे हम जोड़ के सिखाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल आप इनको सीखने की, समझने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए